बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर के अंदर हम गाशियस लॉ को स्टडी करेंगे। गाशियस लॉ एक्चुअली फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इससे पहले जो हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस एरिया में से जब क्रॉस कर रही होती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स। अब गाशियस लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है कि किसी किस्म का भी फ्लक्स जो है किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस में से जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज को अगर आप एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, टोटल फ्लक्स कहलाता है ये। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गाशियस लॉ कहते हैं। उसने ये कहा कि आप किसी किस्म की भी एक आर्बिट्रेरी शेप ले लें, कोई भी एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लें, उसमें चार्ज को आप यूँ डिस्ट्रीब्यूट कर लें। लेट्स सपोज उसको मैं क्या कह देता हूँ, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये 7 चार्जेस हैं आपके पास और मैंने इसको स्क्वायर शेप के अंदर क्या कर दिया है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या इस शेप इन्हीं चार्जेस को मैं इंक्लोज कर देता हूँ एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4 और ये Q7 है। फिर इसको मैं एक और तरीके से भी इंक्लोज कर सकता हूँ, इस शेप के अंदर भी Q1 है, या आपके पास Q2 है एंड सो ऑन Q7 है। वो तो गाशियस लॉ ये कहता है कि किसी किस्म की भी आपके पास हाइपोथेटिकल सरफेस है उसके अंदर आप लोगों ने करना कि अगर आप टोटल चार्ज को, कि मैं इसको Q कह देता हूँ, Q1 प्लस Q2 डैश Q7, इस टोटल चार्ज को अगर आप एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स कहलाएगा। इसी तरह यहाँ इस केस के अंदर भी जो फार्मूला होगा वो टोटल फ्लक्स का सेम रहेगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस केस के अंदर भी क्या होगा, फ्लक्स का फार्मूला सेम वही रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो डिफाइन गाशियस लॉ को अगर आप करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा ये कि द टोटल फ्लक्स, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल सरफेस इज total charge enclosed divided by epsilon naught irrespective of the way the charge is distributed। चार्ज को आप किसी तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करवा दें या स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इससे फ़र्क आपका को नहीं पड़ता, बल्कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका टोटल फ्लक्स, कि आपने कितना चार्ज इंक्लोज करके रखा वो शेप के अंदर और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है। मैथमेटिकली अगर आप इस गाशियस लॉ को लिखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है, मैथमेटिकली आप इसको टोटल फ्लक्स को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब इसको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम देखें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास एक आर्बिट्रेरी शेप कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2 डैश डैश Qn। अब हमने क्या कंसीडर करना है कि जो टोटल चार्ज होगा इस पूरी बॉडी के अंदर वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Qn हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज है इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ है। उसके बाद हर एक चार्ज की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि Q1 की वजह से जो टोटल फ्लक्स पैदा हो रहा है वो φ1 पैदा हो रहा है, Q2 की वजह से φ2, Q3 की वजह से φ3 एंड Qn की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा φn कहलाएगा। दिस विल बी टोटल फ्लक्स ओवर द हाइपोथेटिकल सरफेस। अब हम φ1 जानते हैं, इसका फार्मूला आपके पास क्या है, अभी हमने स्टडी किया कि चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। φ2 की बात करें तो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, φ3 Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड φn की बात करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इन सब टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है वो आपके पास वो क्या चीज़ है, आप एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर जो चीज़ बचेगी वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn।
दिस इज एक्चुअली व्हाट, इससे इक्वेशन नंबर मैं 1 कह देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ किसके बराबर है, टोटल चार्ज के बराबर है। इसकी जगह आप टोटल चार्ज सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/ε0। इसकी जगह आपने Q पुट कर दिया तो ये फ्लक्स का फार्मूला होगा Q/ε0 आ जाएगा। तो ये गाशियस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 विल प्रोड्यूस एन आउटवर्ड फ्लक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। कि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि चार्ज आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इस चीज़ के ऊपर आपका टोटल आउटवर्ड फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है कि आपने टोटल चार्ज कितना उसके अंदर इनक्लोज करके रखा हुआ है। उसके बाद हम गाशियस लॉ के बाद इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है आपकी, वो एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम कर रहे होते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब इसमें ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाशियस लॉ है। आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इसको ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपने क्या कर देना है, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और ये सोन चली जा रही है, मीन्स इनफाइनाइट शीट है। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो यूजिंग गाशियस लॉ आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इस इनफाइनाइट शीट को क्या कर देना है, राउंड कर देना है आपने। राउंड करने के बाद कुछ सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी। लेट्स सपोज इसको मैं यूँ चेंज कर देता हूँ। राउंड करने के बाद इस तरह से कर्व सर्फेसेस बन जाएंगी। जो ये नई सरफेस होगी राउंड करने के बाद, इसके 3 फेसेस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है और एक ऊपर वाला ये वाला फेस इस सरफेस का बन रहा है। इससे मैं फेस ए का नाम दे रहा हूँ, ये इस चीज़ को मैं फेस बी का नाम दे रहा हूँ, और ये वाली जो सरफेस है या अपर सरफेस, इसको मैं फेस सी का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब इनके नॉर्मल्स ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल्स क्या होते हैं, हमेशा किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इस फेस बी का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में एन हेड। फेस सी की बात करें तो इसका नॉर्मल एन हेड इस तरफ होगा, और फेस सी की बात करें तो इस तरह इस सरफेस के ऊपर एन हेड परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ पे 3 ही फ्लक्स पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमने 3 सरफेसेस कंसीडर किए हैं, फेस ए, फेस बी और फेस सी की बात की। तो हम कह रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस केस के अंदर वो क्या होगा आपके पास, वो 3 तरह के फ्लक्स की वजह से होगा। φ1 + φ2 + φ3। ये आपके पास 3 फ्लक्सेस पैदा हो रहे हैं। अब इस केस के अंदर देखें, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से रेज क्या होती हैं, एमिट आउट हो रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, इसी तरह यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस जानिब होंगी, और यहाँ पे भी दोनों साइड ऊपर तो जाएंगी नहीं, क्योंकि कर्व सरफेस है, वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट नहीं हो सकती। सिर्फ 2 ही पाथ हैं जिनसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो सकती है, इमर्ज आउट हो सकती हैं। अब क्या होगा कि अब फेस ए की बात करें तो वहाँ फ्लक्स क्या होगा, फेस ए के ऊपर जो फ्लक्स ई, फ्लक्स का फार्मूला हमने एक पहले ड्राइव किया था, E.del A। अब देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल आपका क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है इस केस के अंदर। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, डॉट हटाएंगे तो cos ऑफ थीटा, बट थीटा इन दिस केस के आपके पास 0 डिग्री है। बोथ क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में। तो यहाँ एंगल पुट करें तो E.del A cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है आपके पास, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E.del A आ जाएगा। यानी कि फेस ए के अंदर जो फ्लक्स होगा E.del A होगा। अब हम फेस बी की बात करें
ओके। फेज बी के केस के अंदर आप देख सकते हैं अगेन जो इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन एंगल जीरो बन रहे हैं, जीरो जब बन रहे हैं तो अगेन फ्लक्स जो φ2 होगा वो क्या होगा, ई डेल ए होगा। दोबारा से कर भी लेते हैं हम लोग इसको, फेज बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगेन फ्लक्स 2 जो होगा आपके पास ई डॉट डेल ए, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा, दोनों के दरमियान एंगल अगेन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री है आपके पास, तो ई डेल ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो अब कॉस 0 जो आपके पास अगेन क्या है 1 है, ये आपके पास φ2 आ गया, यहाँ से ये φ1 आ चुका है। और थर्ड केस की बात करें फेज सी की, फेज सी के केस में आप देख सकते हैं कर्व सरफेस है, नॉर्मल आपका इस जानिब है, इलेक्ट्रिक लाइन यूं जा रही हैं, तो दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस केस के अंदर आपका अगर फ्लक्स 3 की बात करेंगे तो ई डॉट डेल ए, अगेन डॉट को हटाएं तो ई डेल ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, और थीटा इस केस के अंदर क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज 90 आपका क्या होगा 0 होगा, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ फ्लक्स 3 0 आ गया। अब इन तीनों फ्लक्सेस को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा आपके पास φ इज इक्वल टू ई डेल ए प्लस ई डेल ए प्लस 0, तो ये टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा 2e डेल ए। तो इसे इक्वेशन नंबर आप किसका नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 वो कंसीडर की थी हमने, इक्वेशन 2 इसको हमने कंसीडर कर लिया। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था फ्लक्स का, गाशियस लॉ का, गाशियस लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि गाशियस लॉ क्या कहते हैं कि फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम उस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन 2 के साथ उसको कंपेयर करवाएंगे, तो एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। वी आल्सो नो दैट कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप लोग। अब कंपेयरिंग 2 and 3, आप ये इक्वेशन 3 हो चुकी है, ये इक्वेशन 2 आपने उसे इनफाइनाइट शीट से ड्राइव की है, दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2e डेल ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। फ्लक्स से कैंसिल हो जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर दें आप लोग। यहाँ से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2 डेल ए यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ के क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। आपके पास एक एक्सप्रेशन ये आ चुका है, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर या मैट्रिक के अंदर डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। डेंसिटी का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो पढ़ा था हम लोगों ने, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब फर्स्ट ईयर के अंदर आके ये तो मैट्रिक वगैरह या 9th वगैरह के अंदर डेंसिटी का ये फार्मूला आप लोग पढ़ते आए। फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका एक कंसेप्ट था लीनियर डेंसिटी का, सॉरी इसे म्यू से शो कर रहे होते थे आप लोग कि मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। अब जो कंसेप्ट है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के अंदर, वो चार्ज डेंसिटी का है। चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से शो करेंगे, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया के अंदर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर लीनियर डेंसिटी म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, और फिर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दैट इज़ कॉल्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को या इस चार्ज डेंसिटी को यूज़ करके हम Q की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि ये डेल्टा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ की क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा,
तो दिस इज़ क्यू। तो हम कह सकते हैं कि ये क्यू की जो वैल्यू क्या है आपके पास, सिग्मा डेल ए है। तो पुट क्यू इन 4, आप क्यू की वैल्यू को इन इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो आपके पास ई जो होगा, क्यू की जगह सिग्मा डेल ए एप्सिलॉन नॉट और 2 को शुरू में ले आए और डेल ए एज इट इज़, ये डेल ए से कैंसिल होगा तो ई जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी को वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, सिंपल आप ई एरो डाल दें इसके ऊपर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ जाएगा और ये आर हेड आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर ये फार्मूला और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर ये फार्मूला है। हमेशा याद रखिएगा सिग्मा क्या चीज़ है, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसका जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, 8.85 एक्सपोनेंट -12 है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।